नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के वीडियो से हम लोग 5 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 5 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स, मतलब टोटल 10 नंबर का हम लोग आज इंतजाम कर लेते हैं उसको बढ़िया से। देखो, हमारा सोर्स अभी क्या है जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो IPRD है इनका, झारखंड सरकार का, उसको हमने पूरा खंगाल दिया है। जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको पूरा खंगाल दिया है। तो जो जो स्कीम को मेंशन इन्होंने किया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि इनका GS पेपर 1 जटिल होता है, पर जो GS पेपर 2 होता है, जो झारखंड स्पेशल होता है, बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर GS पेपर 2 को आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप JPSC को देखोगे तो अभी UPPCS से एग्जाम टकराया हुआ है। मैक्सिमम भीड़ UPPCS की तरफ जाएगा। JPSC में जो सीट्स हैं, अगर तुम BPSC में तुम टॉप 100 भी रैंक लेकर आते हो तो तुम DSP नहीं बन पाओगे, SDM नहीं बन पाओगे। पर JPSC में अगर तुम रैंक ला दिए भाई तो सीधा तुम DYSP बन जाओगे। और DYSP बोकारो का, धनबाद का, जमशेदपुर का और रांची का, आप समझते हो, क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज फार बेटर देन एनी अदर स्टेट। कोई भी स्टेट इससे बराबरी नहीं कर सकता है। जमशेदपुर का कोई तोड़ नहीं है, रांची का मौसम का बेजोड़ है ना। थोड़ा सा मेहनत करना, तुम लोग का रिस्पॉन्स रहेगा ना तो हम 10 वीडियो में उड़ा देंगे पूरा GS पेपर 2। सिंपल सी बात है। पर अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा तो उतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होगा। 2000, 3000, 4000 लोगों के पास पहुंचने का कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज आई हैव मेनी थिंग्स लाइंड अप। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि जो बजट है, हाँ, एक चीज़ आपके जहन में आएगा कि सर मार्च में तो फिर बजट आना है, तो मार्च वाला बजट करेंगे कि 23-24 वाला बजट करेंगे। देखो, 2 लाख 3 लाख पेपर छापने के लिए किसी भी प्रेस को कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा। कोई भी बड़ा प्रेस हो, 20 से 25 दिन उसकी बाइंडिंग होती है, बहुत तरह का चीज़ होता है, उसको पहुंचाना होता है। तो जो बजट मार्च में आएगा दैट विल नॉट बी रिलेवेंट फॉर अस। द बजट विल बी रेलिवेंट फॉर अस इज 20-23-24 का बजट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यही बजट को करना। जो नया बजट मार्च में आएगा दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक है, चलो पहले हम लोग स्टार्ट कुछ करते हैं बजट से। देखो, बजट कौन प्रस्तुत किया है? बजट डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रस्तुत किए हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किस पार्टी के हैं रामेश्वर उरांव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव इज फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक चीज आपको बता दें कि बहुत काबिल आदमी है रामेश्वर उरांव। IPS ऑफिसर से नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ते हैं। ये लोहरदग्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं। यहां पर 2 फैक्ट को ध्यान रखना। लोहरदग्गा और गुमला अकेला 2 जिला है जहां पे जितना विधानसभा है वो पूरा शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है सीट। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि आउट ऑफ द 24 डिस्ट्रिक्ट्स रामेश्वर उरांव लोहरदग्गा से चुनाव लड़ते हैं और लोहरदग्गा और गुमला का जितना विधानसभा क्षेत्र है, इसका मतलब कि जितने विधायक चुन के आएंगे वो शेड्यूल ट्राइब के ही चुन के आएंगे। तीसरी बात ये देखो कि इनका टाइटल क्या है, उरांव। तो अगर आप झारखंड में देखोगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? संथाल की। 2 नंबर पे जनसंख्या उरांव की। 3 नंबर पे जनसंख्या मुंडा की। 4 नंबर पे जनसंख्या हो का। इसके बारे में डिटेल में जब हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। सनद रहे कि जो उरांव जनजाति है वह सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, मोस्ट लिटरेट जनजाति है। इन लोग पढ़ाई को बहुत जल्दी पिकअप कर लिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। जो बजट आप प्रस्तुत हुआ था 22-23 में, उस बजट का नाम रखा गया था हमर अपन बजट। जो 23-24 में बजट प्रस्तुत हुआ है उसका नाम रखा गया है हमीन कर बजट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब चूंकि थोड़ी सी बात डॉक्टर रामेश्वर उरांव की हो गई है तो थोड़ा सा हम आपको उरांव के बारे में हिंट दे देते हैं। बाकी आप लोग खुद होशियार आदमी हैं, जब हम लोग बाकी आगे पढ़ेंगे अगर मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति है जनसंख्या वाइज, मोस्ट लिटरेट जनजाति है। रामेश्वर उरांव साहब को देखकर आपको लग रहा होगा कि ट्राइब्स की 2-3 प्रजातियां होती हैं जो ऑस्ट्रेल वाइड ट्राइब होता है। इनको देखने से आपको लग रहा होगा कि यह द्रविडियन ट्राइब है। उरांव द्रविडियन मूल के होते हैं। जो उरांव लोग हैं अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को लोग कहते हैं कि हम लोग कुड़ूक हैं। क्यों कुड़ुक कहते हैं? देखो, इनकी भाषा जो है उसका नाम है कुड़ुक।
इनकी जो भाषा है उसका नाम है कुड़ुख, और इनकी जो लिपि है उसका नाम है तोलांग सिकी। तोलांग सिकी इनकी लिपि है। ये जो तोलांग सिकी लिपि है इसके फाउंडर कौन है? डॉक्टर नारायण ओरांव। डॉक्टर नारायण ओरांव कहां से पढ़े हैं? डॉक्टर हैं। डॉक्टर नारायण ओरांव अपने बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रोडक्ट रहे हैं। 1999 वाले के समय डॉक्टर नारायण ओरांव ने तोलांग सिकी जो लिपि है उसको निजात किया। तोलांग का मतलब क्या होता है? जो ओरांव समुदाय के लोग होते हैं वो जो गारमेंट्स पहनते हैं, मानते हैं कि शाल पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, तो उनको लपेटने का एक तरीका है। ठीक है, कोई मुरेठा बांधे हुए है तो आधा बांधेगा, फुल फेटा बांधेगा, धोती कोई घुटना के ऊपर पहनेगा, कोई पीछे से लगाकर पहनेगा। तो ये जो लिपि है ये उनके कपड़ा जैसे वो पहनते हैं, लपेटते हैं, उसी तरह की लिपि है। ऐसी लिपि है, ऐसी लिपि है। तो जो नारायण ओरांव हैं ये जनक हैं। तोलोंग का मतलब होता है गारमेंट, और सिकी का मतलब है कि आप उसको कैसे रैप कर रहे हैं। तो तोलांग सिकी इनकी लिपि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर नारायण ओरांव इसके जनक हैं। इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि संथाल भाषा जो है उसकी लिपि क्या है। जो संथाली जो लोग हैं उनकी लिपि क्या थी? ओल चिकी। बताते रखे ना भाई। ओल चिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू। यही इनके जनक है, डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू। अब देखो, संथाली अकेला भाषा है जो संविधान के 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 8वीं सूची में चला गया है, 8th शेड्यूल में चला गया है, जहां पर 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है। उसकी लिपि क्या है? ओल चिकी। जनक कौन है? डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू। और सनद रहे कि डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू के नाम पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुल रहा है। और ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है कहां खुल रहा है? जमशेदपुर में खुल रहा है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू की जिक्र हो गई तो इनके 2-3 किताब को जरूर तुम जिक्र कर लो। इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था होर सोरेंग। इनकी जो अंतिम किताब थी उसका नाम है राह अंदोर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तुमको ये बता दिया इनका ओरांव समुदाय। अच्छा, ओरांव समुदाय की बात होगी तो एक और मेरा बात ले लो यार, है ना। पता नहीं तुम लोग को मजा आए कि नहीं। इनका एक पर्व होता है, उसको तुम कहते हो जनी शिकार पर्व। अगर एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा ट्राइब का जनी शिकार पर्व इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, द करेक्ट आंसर इज ओरांव। जो जनी शिकार पर्व होता है हर 12 साल में मनता है। इसमें होता क्या है कि जो औरतें होती हैं, जो लेडीज हैं, वो जेंट्स का कपड़ा पहन लेती हैं और जेंट्स का कपड़ा पहन के तीर धनुष गुलेल वगैरह और लेकर निकलती हैं, और रास्ते में जो भी एनिमल उनको मिलता है उसका वो कत्ल करती हैं। बत्तख मिल गया, कोई चिड़िया मिल गया, कोई सुअर मिल गया, मैं जो भी एनिमल, पोल्ट्री एनिमल मिल गया उसका कत्ल कर देती हैं। जनी शिकार पर्व में हर 12 साल में होता है। क्यों किया जाता है? इनको लगता है कि बुरा आत्मा से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बिलीव करते हैं बुरा आत्मा से बचाने के लिए ये पर्व बनता है। कौन ट्राइबल मनाते हैं? ओरांव मनाते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जब ओरांव शासन व्यवस्था वगैरह पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, जो बजट है झारखंड का, बजट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नए लोग हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इन सब चीज़ों पर, जाकर वहाँ देख लेना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम है। जो यूनियन बजट प्रस्तुत होता है वह आर्टिकल नंबर 112 के तहत होता है। जो राज्यों का बजट प्रस्तुत होता है वह आर्टिकल नंबर 202 के तहत प्रस्तुत होता है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये आउटकम बजट है। आउटकम बजट भारत में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 2005 में किया गया। आउटकम बजट का मतलब यह होता है कि मानते हैं कि एक्स मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है। पिछले साल हमने बोला कि भाई हम 100 करोड़ रुपया आपको एलोकेट किए हैं, तो आपका आउटकम क्या होगा? आप आउटकम में बताइए कि क्या क्या करेंगे। तो हमने बोला कि हम लिटरेसी रेट को बढ़ा देंगे, हमने ये बोला कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा देंगे। तो इस साल हम देखेंगे कि जो हमने आपको तय किया, इनपुट दिया और आपने जो आउटपुट बोला था, आप उसको
आउटकम को अचीव कर पाए कि नहीं। अगर आप अचीव नहीं कर पाए हैं तो इस साल आपका बजट एलोकेशन कम होगा। इसका मतलब कि आउटकम बजट इज नॉट बेस्ड ओनली अपॉन द इनपुट, इट इज बेस्ड अपॉन द आउटकम ऑफ द मनी विच आई हैव इन्वेस्टेड। तो आउटकम बजट में बहुत ही माइक्रो प्लानिंग होती है और माइक्रो प्लानिंग के तहत ही झारखंड का बजट एक आउटकम बजट है। जिस डिपार्टमेंट में जितना अच्छा परफॉर्म किया है, मानते हैं कि शिक्षा विभाग बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अच्छा है, बच्चा लोग अच्छा से स्कूल जा रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो हम शिक्षा में ज़्यादा निवेश करेंगे क्योंकि उससे आउटकम हमको अच्छा आ रहा है। इसी को हम कहते हैं आउटकम बजट। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। अब दो तीन चीज़ों देखो बजट में और क्या क्या डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ना। देखो बजट में ये लातेहार में कौन सा जगह है, नेतरहाट। यकीन मानो अगर कभी भी शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, तो एक बार नेतरहाट जरूर जाना। गजब सुंदर जगह है। हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि धरती पर अगर एक जन्नत हमसे तुम पूछोगे तो वो है नेतरहाट। देखो नेतरहाट में को क्या कहते हैं, नेतरहाट इज ऑफन कॉल्ड एज ट्विन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, इसको पहाड़ों की मल्लिका भी बोलते हैं, हम पहले बता रखे हैं फिर भी तुम देख लो। इसको पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं, लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में नेतरहाट से तुम 40 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो एक और तुमको पड़ता है, उसको लोध जलप्रपात बोलते हैं या इसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात बोलते हैं। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द झारखंड। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द झारखंड, बूढ़ा घाट जलप्रपात। अच्छा, नेतरहाट का नाम नेतरहाट क्यों पड़ा? देखो इसका नाम बेसिकली था नियर टू द हार्ट। अंग्रेजी इसको बोलता था कि भाई नियर टू हार्ट है, तो अब लोग को बुझाया नहीं बोलने के लिए कि नियर टू हार्ट क्या होता है, तो इसका नाम बदल के कर दिया सब नेतरहाट। अगर तुम्हारा नाम है सानू, नाम बोल देगा सोनुआ 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 हो गए तुम, तो वही है। इसका फाउंडर कौन है नेतरहाट स्कूल का? नेतरहाट स्कूल का फाउंडर कौन था? उसका नाम था फ्रेडरिक पियर्स। इसका पहला प्रिंसिपल कौन था? चार्ल्स नेपियर। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर नेतरहाट का आप इतना प्रशंसा करते हैं, आपको पसंद आता है, तो हमको हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में नेतरहाट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की नींव रखी गई है कि नेतरहाट को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने के लिए। नेतरहाट इसलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के तर्ज पर बजट में प्रावधान किया गया है कि हम लोग और 3 ऐसा स्कूल खोलेंगे। कौन? बोकारो, चाईबासा और दुमका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखो झारखंड में क्या होता है ना कि अगर झारखंड पीसीएस का एग्जाम तुम देखोगे तो जो भी उसका झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स होता है वो बजट से ही उठाता है ना। इस चीज को जाकर देखना। तो नेतरहाट के तर्ज पर कहां खुल रहा है? बोकारो, चाईबासा और दुमका। नेतरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रहा है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में। जैसे देखो बीपीएससी में एक बार पूछा था हाल फिलहाल में कि कौन सा फाउंडर था पटना विमेंस कॉलेज का, तो ये तरह का क्वेश्चन पूछता है और फिर वहां पे तुम आया करना स्टार्ट करोगे। चलो नेतरहाट का आया तो एक चीज़ और तुमको बता दें, नेतरहाट जब भी जाना तो वहाँ पर बहुत बढ़िया सनसेट पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम है कोयल व्यू सनसेट पॉइंट। कोयल करेगी, कोयल वाला सनराइज पॉइंट है, पर अकेले मत जाना, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत रोमांटिक जगह है वो सब, है ना। तब जाना, समझ ही रहे हो बाकी तुम लोग। और एक जो ये तो वो तो सनराइज पॉइंट है कोयल व्यू वाला, और मैग्नोलिया जो पॉइंट है, मैग्नोलिया एक तो अंग्रेज लड़की थी, उसको प्यार हो गया था एक सिफर्ड से और वहीं पे कूद के जान दे दी थी, मैग्नोलिया व्यू पॉइंट। अब जान मत तुम लोग दे देना किसी के प्यार में, मैग्नोलिया व्यू पॉइंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मैग्नोलिया व्यू पॉइंट द कोयल व्यू पॉइंट कहाँ से रिलेटेड है, तो नेतरहाट से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट। ठीक है, चलो अब और कुछ तुम देख लो यार। एक यहाँ पर सरायकेला खरसावां है जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ पर एक चांडिल डैम है। जो चांडिल डैम है यहाँ पर तुम देखोगे कि किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल एक जगह है, देखो हुंडरू से एक नदी निकलती है, हुंडरू से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है कारकोरी। कारकोरी नदी चांडिल में आकर स्वर्ण रेखा से मिल जाएगी। यहाँ से हुंडरू से निकल रही है ये, और यहाँ से स्वर्ण रेखा आ रही है।
और यहाँ से निकल रही है कारकोरी नदी। ये दोनों आकर चांडिल में मिल जाते हैं, और जब चांडिल में मिलते हैं तो हम लोग यहीं पर एक डैम बनाए हुए हैं। इस डैम का नाम है चांडिल डैम। जो चांडिल डैम है, यहाँ पर खूब पानी इकट्ठा होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, झारखंड सरकार ने तय किया है कि यहाँ पर 600 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाएंगे। ठीक है, चांडिल में बनेगा। इसके पहले सरकार ने तय किया है कि 100 मेगावाट का क्लियरेंस दे रखी है कि ओरमांझी एक जगह है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ओरमांझी। ओरमांझी के पास स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा के बारे में खूब डिटेल में बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी है, इसी स्वर्ण रेखा नदी को पानी को डाइवर्ट करके हमने एक डैम बना दिया है। उस डैम को कब बना? 1971 में बना। कौन सा डैम है? गेतल सूद डैम है। इस गेतल सूद डैम के पे सरकार ने कहा कि 100 मेगावाट का यहाँ भी एक सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाएंगे, जिससे कि हमको सौर ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को पूरा कर सकेंगे। सनद रहे कि इस गेतल सूद डैम के पास आप देखोगे कि 1994 में भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया गया है, जो कि ओरमांझी में है, और पिछले लेक्चर में हमने आपको बता रखा है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स वेरी क्लियर। अब ध्यान से तुम देखो कुछ कुछ फैक्ट्स को। 2000 में झारखंड में द लेंथ ऑफ द हाईवेज वाज 1546 किलोमीटर। अभी जो है 13,716 किलोमीटर है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मतलब बजट प्रस्तुत जब हुआ था उसमें लिखा हुआ है। 2022-23 में जो रोड डेंसिटी थी, मतलब 1000 लोगों पर जो रोड की डेंसिटी थी वह 168 किलोमीटर थी। एज ऑफ नाउ रोड डेंसिटी 172 किलोमीटर प्रति हजार पॉपुलेशन हो चुकी है। फैक्ट है, कोई रिलेवेंस नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है, पर इसको नोट डाउन कर लो। अब कुछ फैक्ट ले लो, नहीं फैक्ट लोगे तो तुमको नींद नहीं आएगा और तुम बोलोगे कि सर आपने अच्छा से बताया नहीं, क्योंकि बहुत इसमें फैक्ट कलेक्टर होंगे। जब फैक्ट कलेक्टर को तो फैक्ट देना पड़ेगा। टोटल बजट कितने का हुआ है जी? 11,64,18 करोड़ का। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? नेट बोरोइंग होता है। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। 1 घंटा का लेक्चर इस पे है, 1 घंटा का लेक्चर इस पे है, 1 घंटा का लेक्चर इस पे है, 2 घंटा का लेक्चर इस पे है, 1 घंटा का लेक्चर इस पे है। वो रेजोनेंस बैच में बताए हैं। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम ये सब चीज़ तुमको बताते चलेंगे। हम खुद पढ़ाए हैं रेजोनेंस बैच में, तो जाकर वहाँ से देख लेना, नहीं तो हम ऐसा बताते हुए ऊपर से निकलेंगे। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 11,67,4.57 करोड़। ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट हो जाता है? इट अमाउंट टू द 2.76%। फैक्ट है, याद रखना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसको तुम कहते हो प्राइमरी डेफिसिट। कितना है? 4,887.48 करोड़। कितना परसेंटेज के रूप में अगर आप इसको देखोगे तो 1.15%। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 13,66,1.15 करोड़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर प्रतिशत के रूप में पूछ ले तो 3.40%। ये सब क्या होता है जाके रेजोनेंस के वीडियो में देख लेना। अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर 2-2, 3-3 घंटा का हो जाएगा। ग्रोथ रेट 2022-23 में झारखंड का कितना था? 7.8% था। एक्सपेक्टेड कितना है? 7.4% एंड 11.06%। इसको इतना तुम लोग को डिटेल में बताए हैं। ये किस पर होगा? ये कांस्टेंट प्राइस पर होगा। अब तुम लोग समझ रहे हो ये क्यों हम पहले पढ़ाए थे तुम लोग को इकोनॉमिक्स। और ये कब होता? ये करंट प्राइस पर होगा। और यहीं से तुमको कंसेप्ट निकलता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इसको तुम कहते हो जब तुम प्रेजेंट स्थिति पर लेते हो, प्रेजेंट प्राइस पर लेते हो, तो वहां पर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। रियल जीडीपी तब लेते हो जब तुम कांस्टेंट प्राइस पर लेते हो। जब तुम कांस्टेंट प्राइस पर लेते हो तो एक बेस ईयर मान कर लेते हो, तो वहां पर तुमको रियल बताता है, रियल ग्रोथ रेट, क्योंकि तुम बेस ईयर के संदर्भ में निकालते हो। अभी बताना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। फैक्ट है, याद रख लेना जो नए लोग हो। तो अब हम बोलेंगे ये सब बात, तो तुम बोलोगे कि सर आप पे बात विश्वास नहीं हो रहा है। देखो भाई, टोटल बजट का ये आंकड़ा है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो 3.40% तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट 2.76% हो गया, 4,887.48 सारा आंकड़ा यहाँ से लिए हैं। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तुम मिला लेना। अब 2-3 चीज को और ध्यान से देखो कि रुपया सबसे ज्यादा आएगा कहाँ से और झारखंड सरकार रुपया खपत कहाँ करेगी। 2 डाटा याद रखना। सबसे ज्यादा हम लोग को जो पैसा मिलता है वह स्टेट शेयर ऑफ द सेंट्रल टैक्स। हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जो केंद्र पैसा लेती है उसमें हर राज्यों को भी अधिकार है। तो हमारा सबसे ज्यादा पैसा 29.02% जो है राज्य का जो केंद्र में जो हक है वहां से मिलता है। 2 नंबर पे पैसा 26.51% स्टेट के अपने टैक्स से आता है।
3 नंबर पे पैसा बोरोइंग से आता है, 4 नंबर पे पैसा स्टेट ओन नन टैक्स से आता है। पर तुम सारा चीज़ को याद मत रखना मेरे बंधु, केवल पहला दोनों को याद रखना, इसको याद रखना और इसको याद रखना, यह पर्याप्त होगा। अब देखो कि पैसा खपत हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा में खपत कर रहे हैं। 2 नंबर पे ग्रामीण एवं पंचायती राज पर खपत कर रहे हैं। 3 नंबर पे पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर खपत कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन के फील्ड में देखो तो जो पैसे के रूप में अगर आप देखोगे तो 7379.79 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण विकास पर कितना कर रहे हैं, 8166 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल ये आंकड़ा मत याद रखना, केवल ये आंकड़ा याद रखना कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। 2 नंबर पे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर खर्च कर रहे हैं। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट पे 7.87% कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब कुछ हम लोग योजना देख लेते हैं। ये वो योजनाएं हैं जिसका जिक्र सीधा हमारे बजट में किया गया है। ये वो योजनाएं हैं जिसका सीधा जिक्र आपके IPRD में किया गया है। तो चूंकि IPRD में इसका जिक्र किया गया है तो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। IPRD को हम पूरा खंगाल दिए हैं, अब तुम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है, एक है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो हड़िया का दारू बेचती हैं, जो लोकल दारू होता है ना, हड़िया का दारू बेचती हैं। तो हड़िया का दारू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, महुआ का दारू बहुत हानिकारक है, हड़िया पीना। तो औरतें बेचती हैं क्योंकि रोजगार नहीं होता है। तो झारखंड सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी अभियान चलाया, उसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके तहत उन महिलाओं को जो हड़िया का दारू बेचती थी 50,000 रुपया का लोन दिया गया और उनको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत मेन स्ट्रीम में लाया गया और उन्हें बताया गया कि हड़िया का काम मत करिए। उन्हें क्या किया गया, अगरबत्ती के बिजनेस में लगा दिया गया, पापड़ के बिजनेस में लगा दिया गया, ब्यूटिशियन का कोर्स करा दिया गया इस 50,000 रुपया के अनुदान से एक लोन देकर। ठीक है, तो दे हैव बीन लिंक्ड बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, क्योंकि हड़िया का बिजनेस अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दूसरा जो सबसे क्रांतिकारी स्कीम रहा है इनका, वो अबुआ आवास योजना का था। पहले इन्होंने कहा कि जो भी लोग जिसके पास घर नहीं है उसको हम घर देंगे। तो इन्होंने पहले जो टारगेट किया था, बोला था कि 8 लाख लोगों को आवास देंगे। अब बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है कि 20 लाख लोगों को 2027 तक हम आवास दे देंगे। वो आवास कैसा रहेगा, 3 घर रहेगा जिसमें किचन इंक्लूडेड रहेगा, मतलब 3 रूम रहेगा जिसमें किचन इंक्लूडेड रहेगा। और कितना इसके लिए आपको पैसा देता है, अनुदान मिलता है, 2 लाख रुपया अनुदान सरकार देती है। और बहुत ही क्रांतिकारी योजना है अबुआ आवास। अबुआ मतलब होता है माई हाउस आवास। थोड़ा सा देखो बोरिंग होता है, पर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछना तो क्या करोगे, स्कीम पे ऊपर से ही पूछता है, एकदम सतही पूछता है। और जब सतही पूछता है तो केवल तुमको पता होना चाहिए, बस निकाल लोगे। ये स्कीम बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है और झारखंड सरकार का फ्लैग बियरर स्कीम है। 18 से 50 वर्ष के युवाओं के लिए है। इसमें क्या होता है, 25 लाख तक का तुमको लोन मिलता है। अगर तुम 50,000 रुपया का लोन लोगे तो कुछ भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। 50,000 का तुमको ऐसे ही लोन मिल जाएगा। यहाँ पर 25 लाख तक का तुमको लोन देगा और इस 25 लाख में सब्सिडी कितना होगा, 40% सब्सिडी तुमको मिलेगा। मैक्सिमम कैप कितना है सब्सिडी पे, 5 लाख रुपया सब्सिडी पर मैक्सिमम कैप है। पर 25 लाख रुपया तक का आपको पैसा मिलता है, लोन मिलता है कि आप अपना रोजगार कर सके। इसको कहते हैं चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहुत एकदम टॉप स्कीम है इनका और पूरा फ्लैग बियरर स्कीम है। इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। 18 से 50 साल के युवा के लिए मैक्सिमम लिमिट पूछ सकता है, प्रतिशत में अगर पूछेगा तो 40%, कैप टू द मैक्सिमम ऑफ द 5 लाख, 50,000 तक का कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इनका फेमस स्कीम है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है, तो उसको 15 लाख रुपया का लोन मिल जाता है। और जो 15 लाख रुपया का लोन मिलता है मात्र 4% सूद पर मिलता है। और उस लोन को चुकाना कितना साल में है, 10 साल में चुकाना है। अगर तुम हाउसिंग लोन वगैरह जाओगे तो 12% पर सूद मिलता है। तो बहुत क्रांतिकारी इनका योजना है। किस परिवार के बच्चों को मिलेगा, जिसका फाइनेंशियल इनकम परिवार का लेस देन 2 लाख रुपया है। यहां पर गुरुजी किसको कहते हैं, शिबू सोरेन इज ऑफन कॉल्ड, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर हैं, जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी हैं, ही इज ऑफन कॉल्ड एज द गुरुजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक चीज मेरे जहन में आ रहा है, करंट अफेयर्स का है और IPRD में खूब क्वेश्चन इससे तुमको हाईलाइटेड स्कीम था। देखो झारखंड का सबसे बड़ा पुल कितना किलोमीटर लंबा है, झारखंड का सबसे बड़ा पुल जो है 2.34 किलोमीटर लंबा है।
कितने करोड़ के लागत से बना है? तो 198 करोड़ के लागत से बना है। किस नदी पर बना है? तो मयूराक्षी नदी पर बना है, मयूराक्षी रिवर पर बना है। किस जिला में बना है? तो याद रखना, एकदम एग्जाम में पूछेगा करंट अफेयर्स में, तो दुमका जिला में बना है। झारखंड सरकार का सबसे बड़ा पुल कितना किलोमीटर? 2.34 किलोमीटर। किस जिला में? दुमका जिला में। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। कितना खर्च? 198 करोड़ खर्च। और इस पुल का जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है शिबू सोरेन सेतु। हम लिख के दे रहे हैं कि एग्जाम में तुमसे पूछेगा करंट अफेयर्स में। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको रटोगे कि मेरा बात को दरकिनार करोगे। चलो, दूसरा इनका स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितना एलोकेट किया गया था बजट में? 300 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो सब्सिडी मिलती है 50 से 90% के बीच में सब्सिडी मिलती है, कि डिपेंड करता है कि तुम क्या खरीद रहे हो। तो पशुधन में क्या आ जाएगा? बकरी आ जाएगा, गाय आ जाएगा, बत्तख आ जाएगा, मुर्गी पालन आ जाएगा। तो जो लोगों हैं उनको सरकार सब्सिडी देती है कि तुम पशुधन लो। जब पशुधन आपके पास होता है तो गरीबी कम होती है। किसी का तबीयत खराब हो गया तो आप पशुधन को बेच भी देते हैं और आपको पैसा आ जाता है। इससे ज़्यादा इसके लिए हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछता है आपसे। एक होता है फसल सुरक्षा कार्यक्रम। फसल सुरक्षा कार्यक्रम में टारगेट अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या है, तो एक तो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, फसल की सुरक्षा करना है। दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करने की कोशिश है, लेस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर कराना है ताकि फर्टिलाइजर सब्सिडी पर पैसा बचे। तो यही उसका मुख्य कार्यक्रम है फसल सुरक्षा कार्यक्रम का। एक है कृषि समृद्धि योजना। कृषि समृद्धि में किसान को कैसे समृद्ध करना है? उनको हम लोग सोलर पंप देंगे, उनको हम जो यूनिट फ्री देते हैं बिजली से हटा के उनको सोलर पंप देंगे। उनके जो खेत है वहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करेंगे, तो सोलार से उनको हम समृद्ध करेंगे। ठीक है, उनका डिपेंडेंस हम लोग सोलार एनर्जी पर बढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसी को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चियां होती हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है कि जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको बोलती है कि तुम लिस्ट कर लो। हम बोल दिए कि भाई BCW लिस्ट हो गया। BCW को बोलेगा कि भाई तुमको 500 बच्चा को पढ़ाना है। 500 बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा का फीस होगा सरकार तय करेगी कि हम एक बच्चा पे 25,000 तुमको देंगे, कि 30,000 देंगे, कि 40,000 देंगे। सरकार बच्चे और बच्चियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोचिंग देगा। और तो और जब तक कोचिंग पीरियड चलेगा तब तक हर बच्चा बच्ची को 1,500 रुपया प्रति मंथ भी देगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में क्लास 8 से लेकर 12 साल की बच्ची को टोटल जो पैसा मिलेगा वह 40,000 रुपया मिलेगा। जब क्लास 8 में होगी तो 2,500 मिलेगा, क्लास 9 में होगी तो 2,500 मिलेगा, क्लास 10 में होगी तो 5,000 मिलेगा, क्लास 11 में 5,000, क्लास 12 में 5,000, और जब बच्ची ये 19 साल की हो जाएगी तो एक मुश्त उसको हम लोग 20,000 रुपया दे देंगे। तो टोटल तुम देखोगे कि 40,000 रुपया आपको मिल जाता है बच्ची को। ये बच्ची फिर जब 19 साल की होगी तो शादी में भी उस पैसा को इस्तेमाल कर सकती है या हायर एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। तो टोटल मनी एलोकेटेड जो होता है बच्ची को पर बच्ची का वो 40,000 रुपया होता है। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी इनका एक फ्लैग बियरर स्कीम है। ये कोविड के समय इन्होंने लॉन्च किया था कि जो लोग मजदूर वापस आ रहे थे उनको कुछ ना कुछ आमदनी का जरिया दिया जाए। इसके तहत इन्होंने प्लान किया कि हम 5 करोड़ फलदार वृक्ष को लगाएंगे। फलदार वृक्ष में मुख्य रूप से फोकस क्या था? आम पर और अमरूद पर इनका फोकस था कि आम और अमरूद लगाएंगे। और इन्होंने तय किया कि जो आप मानते हैं कि मेरा 1 एकड़ ज़मीन है और इस एकड़ में हमको लगाना है, तो सरकार सीड भी देगी, प्लांट भी देगी, और लगाने का जो खर्च होगा वो मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उसके थ्रू लगवा देगा। और आप सरकार का ये मानना है कि 3 साल बाद जो आप पेड़ लगाएंगे यह आपको 50,000 रुपया प्रति साल आमदनी देगा। तो यह है बिरसा हरित ग्राम योजना। सरकार को क्या बेनिफिट हुआ कि ग्रीनरी फैल रहा है, ग्रीनरी बढ़ रहा है। आपको क्या बेनिफिट हुआ कि आपको 50,000 रुपया आमदनी आने लगेगा। आम का पेड़ आम से आम बेचेंगे और अमरूद बेचेंगे। तो अब ध्यान से देखो, 2-3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो तुम लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, बोकारो और रांची में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है। पलामू में, चाईबासा में और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खोलने की बात हुई है। यही सब पूछता है डायरेक्ट। मनोचिकित्सा केंद्र खोलने की बात हुई है। पहले क्या होता था कि संथाली में, हो में, ये सब जो भाषा है, ओलचिकी में, और फिर
ओरांव वाला जो भाषा है उसमें, कुड़ूख में, ये सब लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी क्लास 1 से 5 के बच्चों में। अब तय किया गया है कि बंगला में और उड़िया में भी क्लास 1 से 5 के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो झारखंड है बंगाल से भी बॉर्डर लगाता है, झारखंड से भी बॉर्डर लगाता है, या उड़ीसा से भी बॉर्डर लगाता है, बंगाल से भी बॉर्डर लगाता है। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ का लगातार मांग हो रहा था कि भाई हम लोग कुछ लोग बंगला बोलते हैं, हम लोग कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, तो इसमें शिक्षा भी क्लास 1 से 5 के बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नया फ्लाइट क्या होगा, अगर आप देखोगे तो फ्लाइट का सिस्टम कहाँ से चल रहा है, रांची से फ्लाइट उड़ता है, देवघर से उड़ता है और जमशेदपुर से उड़ता है। किस स्कीम के तहत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको आप उड़ान स्कीम भी बोलते हो, और 2 नए फ्लाइट खुलने की बात हो रही है। मतलब सुचारू होगा, बोकारो से और दुमका से यहाँ से स्टार्ट होगा। दुमका में पायलट का ट्रेनिंग सेंटर भी खुलने की बात हुई है, जिसका सारा परमिशन मिल चुका है। यहाँ पे 30 प्रशिक्षु ट्रेनिंग कर सकते हैं पायलट ट्रेनिंग का दुमका में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट फंक्शन में है और 2 एयरपोर्ट को फंक्शनल करने की बात हुई है। वो अगर पूछता है कि नया एयरपोर्ट किसको, जो यहाँ पे कॉमर्शियल फ्लाइट शेड्यूल्ड है, तो वो बोकारो है और दुमका में है। सनद रहे कि जो साहेबगंज जिला है वह मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। क्यों, मुख्यमंत्री किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं हम पहले बता रखे हैं। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं। बढ़ैत से लड़ते हैं कि बड़कागांव से लड़ते हैं कि नंदराज से लड़ते हैं कि मेदिनीनगर से लड़ते हैं। साहेबगंज में एयरपोर्ट खुलने की बात हो रही है। साहेबगंज को क्या कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर तेलियागढ़ी फोर्ट भी है। सनद रहे कि साहेबगंज का जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए और हवाई जहाज का परिचालन करने के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया है, पूरा कर लिया गया है और भारत सरकार को भेज दिया गया है। तो अभी उड़ाने की बात है, बोकारो में, दुमका में और साहेबगंज में भी प्लान है, पर अभी उसका प्लानिंग नहीं किया गया है बजट में, उसका बस टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खत्म किया गया है। अब ध्यान से देखो, बुंडू में, पतरातू में, चाईबासा में, खूंटी में और जमशेदपुर में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। जो नए पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्यों खोलने की बात हो रही है, देखो सरकार ने यह टारगेट किया है कि वह 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल देगा, स्किल्स प्रदान करेगा। जब तुम स्किल प्रदान करोगे युवाओं को, तो अगर तुम अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं रहेंगे तो कहां से करोगे। ऑलरेडी 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा चुके हैं और जो 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां पर हैं, जमताड़ा में है, गोड्डा में है। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज को कौन चला रहा है, झारखंड सरकार किस फाउंडेशन के सहयोग से चला रही है। एग्जाम में पूछेगा तो प्रेक्षा फाउंडेशन के तहत चला रही है, उसके सहयोग और कोलैबोरेशन से चला रही है। प्रेक्षा फाउंडेशन से इन युवाओं को अच्छा स्किल देना चाहती है और सरकार कहती है कि अगर ये युवा स्किल लेकर निकले और अगर इनको रोजगार नहीं मिला तो हम इनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपया पहला 6 महीना तक देंगे। अगर लड़की है या दिव्यांग है तो उसको 1500 रुपया प्रति महीना देंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि एक अच्छा फाउंडेशन के साथ सरकार ने टाई अप किया है, जो अच्छे से ट्रेनिंग देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देगा, वेल्डिंग पर देगा, फिटिंग पर देगा, मैन्युफैक्चरिंग पर देगा, लेदर मशीन पर काम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर देगा, सेपर मशीन पर काम करने की टेक्नोलॉजी पर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4-5 नए कॉलेज खुलने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, बुंडू में, पतरातू में, चाईबासा में, खूंटी में और जमशेदपुर में। झारखंड वो राज्य है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस कर दिया है, मतलब वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है। लोन वेवर दिया गया है। चुनाव में जब हेमंत सरकार गई थी तो बोली थी कि हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे। 1727 करोड़ की ऋण माफ़ी हुई है। कितना किसानों को बेनिफिट हुआ है, 4.5 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला वीडियो लेकर और जितने भी स्कीम्स है उसको खत्म कर देंगे, ताकि आपके लिए बहुत चीज़ें आसान रहें, सरल रहें। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।